नमस्ते। बातचीत के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। अभी 2 दिन पहले भारत का जो बजट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया, जिसको लेकर के रिकॉर्ड बनाए जाने की बात हो रही है। दरअसल ये जो वर्तमान सत्ता है, जो वर्तमान सरकार है, वो रिकॉर्ड पे बहुत फोकस करती है। खास करके कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जो पूर्ववर्ती सरकारों की तरफ से बनाया गया हो, उसको लेकर के, उसको तोड़ने को लेकर के बड़ा जो है वो वाहवाही लूटना चाहती है, पीठ थपथपाती है अपनी। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की बात हो, जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करते हुए दिख रहे हैं, या अब मोरारजी भाई की बात हो रही हो, निर्मला सीतारमण की बात हो रही हो, बहुत सारी चीजें। खैर, हमारा विषय वो नहीं है। दरअसल बजट में जिस तरीके की चीजें हुई, तमाम अलग अलग सेक्टर की को लेकर के अलग अलग बातें हो रही हैं। कृषि को लेकर के हमने कल भी एक चर्चा की थी। आज फिर हम बात करना चाहेंगे कि किसानों को लेकर के क्या कुछ, क्योंकि किसान इस देश के अन्नदाता हैं और उनको लेकर के पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ है, जो गतिरोध कहें या फिर हालात कहें, कि जिस तरीके के हालात बने हैं कि जिस देश में अन्नदाता होने के बावजूद भी 750 किसानों को शहादत देनी पड़ जाती हो, जिस देश में अन्नदाता होने के बावजूद भी उन्हें देश की राजधानी तक अपनी बात पहुंचाने जाने से रोकने के लिए रास्ते में कील कांटे बिछाने पड़े, कटीले तारों से बाड़ लगवानी पड़ जाए, पक्की दीवारें बनवानी पड़ जाए, या तमाम सारे दूसरे हथकंडे अपनाने पड़ जाए रोकने के लिए, तो हालात निश्चित तौर पे वो सामान्य नहीं कहे जा सकते। उस देश में किसानों को जो बजट पेश किया गया, उस बजट में क्या कुछ हासिल हुआ, आज की बात हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी मौजूद हैं। आप इनको हमारे साथ चर्चाओं में अक्सर सुनते रहते हैं। आज हम डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी से बहुत स्पेसिफिक बजट में किसानों को क्या कुछ मिला और उसके क्या कुछ सियासी नफा नुकसान है, इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राजाराम सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, जी। जिस तरीके से ये बजट आया और बजट में 1.52 लाख करोड़ का एक फिगर, जिसके ऊपर बहुत सेंट्रिक है ये सरकार, बार बार ये कह रही है कि हमने इतना पैसा किसानों के हित में खर्च करने की व्यवस्था की है। क्या है इसकी हकीकत, क्या कुछ मिलने जा रहा है किसानों को इस बजट से, क्या कुछ हासिल हुआ है? आपके पास बहुत सारे किसान आते रहते हैं और इसके अलावा देश के तमाम विकसित विकासशील किसानों से आपकी बातचीत होती रहती है। आप स्वयं बहुत सारे नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में क्या कुछ है इस बजट की हकीकत, इस फिगर की हकीकत और किसानों को दिए जाने वाले लाभ की हकीकत? राय साहब, यूं तो बजट हर साल आता रहा है, लेकिन इस साल का जो बजट था कई मायनों से महत्वपूर्ण था और किसानों की नजरें उस पर टिकी थी। पहली बात तो ये कि मोदी जी का ये, या मैं तो एनडीए का कहूंगा, ये तो चूंकि मोदी जी का बजट पूरी तरह से नहीं है, तो एनडीए का जो बजट है इसमें उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि मोदी जी अगुवा हैं, तो किसानों की जो मांगों को एड्रेस करेंगे। दूसरी चीज ये थी कि किसानों की नाराजगी भी इस चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाई दी और वोटों में भी फर्क पड़ा। तो जो एक बात कही जाती थी कि किसान अगर नाराज है तो फिर उसका असर क्यों नहीं दिखता चुनाव में, तो इस बार दिखाई दिया काफी हद तक। तो इस बार उम्मीद थी कि उन मुद्दों को ये सरकार छुएगी जो पिछले 9 सालों 10 सालों में इन्होंने नहीं छुआ था। बड़ी लंबे समय से मांग थी एमएसपी को लेके, और एमएसपी की मांग एक समय ऐसी थी कि खुद नरेंद्र मोदी जी इस मांग का झंडा उठा के चले थे। और जो कंज्यूमर कमेटी एक बनी हुई थी उस नेशनल लेवल की, उसके मुखिया थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री से आके मिले और वहां इन्होंने कहा कि जो मुख्य मांग कही, जो पेपर की हेडिंग बनी, कि देश का जो अन्नदाता है उसे उसके मेहनत का वाजिब मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, बेहद गलत है। एमएसपी के लिए नए प्रावधान होने चाहिए, कानून बनना चाहिए। अब 10 साल बाद भी कानून नहीं बना, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण था क्योंकि भी 1 साल पहले कमेटी बनी थी जो एमएसपी किसानों को दी जाए या कैसे दी जाएगी इस पे विचार करने के लिए बनी थी। तो उम्मीद थी कि भाई उसकी रिपोर्ट जो है इनके पास आ गई है तो उस पर भी तत्काल कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो बजट आया, तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि या तो मोदी जी ने बजट को देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, या मोदी जी के खिलाफ कोई साजिश है। क्योंकि जब बजट के पहले क्रोनोलॉजी को समझिएगा, बजट के एक दिन पहले देश का
आर्थिक सर्वेक्षण आता है। वहां देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते हैं कि कृषि जो है इस देश के आर्थिक प्रगति का इंजन है। ठीक। और दूसरे दिन जब बजट आता है तो हम ये देखते हैं कि बजट में जो प्रावधान है वह तो जो 18-19 से जो चला आ रहा है कृषि बजट में कटौती का, उसे ही आगे बढ़ा रहा है। अंतरिम बजट जो आया था अभी हमारा फरवरी में, उसमें प्रावधान था 1,47,000 करोड़ का, और अभी उसमें केवल 5,000 करोड़ का बढ़ा के 1,52,000 किया गया है। तो ये देखा गया कि ये सिलसिला कटौती का जारी है, और वो जो विकास का इंजन है वो औंधा पड़ा हुआ है, पटरी पे नहीं है। यार्ड पे भी होता तो समझ में आता है, पटरी से उतरा है। और ये बात और भी स्पष्ट आई कि उसी समय ये एक और सर्वे आया था जो मैं प्राय जिक्र करता हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले की बात है, और बेहद मतलब शर्मिंदा करने वाले आंकड़े हैं ये। मतलब पूरे देश के खेती की दफा अगर समझनी है तो चावल की हांडी का वो एक दाना है अमरावती। अमरावती जो महाराष्ट्र का एक जिला है जहां 152 दिनों में 145 किसानों ने आत्महत्या की। हाल की बात है ये। और उसी के पड़ोसी जिला है यवतमाल, जहां 152 दिनों में 135 किसानों ने आत्महत्या की। तो खेती की दशा इतनी मतलब आमूल चूल परिवर्तन चाह रहा है खेती, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। और वहां पे हालात कैसे हैं मैं बड़ी जिम्मेदारी से बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी जब सदन में खड़े होके कह रहे हैं बजट के साथ में कि 1,00,000 किसानों को हम जैविक खेती में ले आएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। 1,00,000 किसानों को जैविक खेती में लाएंगे, और उसके लिए टारगेट कितना है? टारगेट है 365 करोड़, साल भर का बजट 1,00,000 किसानों को जैविक खेती में लाने का। 365 करोड़, जबकि बॉम्बे में करीब 1,200 ऐसी इमारतें हैं जो एक एक इमारत जो है 1,000 करोड़ की है। 50-50 लाख करोड़ के तो पेंथ हाउस होते हैं। ठीक है। और पूरे देश को ये ऑर्गेनिक खेती में लाएंगे 365 करोड़ में। इतना ही नहीं, अब देखिए कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी योजना लेके आए हैं, देश को जैविक खेती में ले जाएंगे, 1,00,000 करोड़ को ले आएंगे। जबकि बजट ये कहता है कि पिछले साल आपका जो बजट था 459 करोड़ था। 459, जो कि मतलब ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं बोल सकते आप। 459 करोड़ एक भारत जैसे समग्र देश के लिए कहीं है ही नहीं, कोई कोई बजट ही नहीं है। और उसके बाद इस साल के बजट में और आप कमी कर रहे हैं। इस साल के बजट में आप सीधा सीधा 25% कमी कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को हम ले आएंगे, लेकिन देश का जो बजट किसने बनाया मुझे नहीं मालूम। इसे निर्मला सीतारमण जी को पता था या नहीं, या प्रधानमंत्री जी को जी। पता था या नहीं, वरना ये बात, इतनी बड़ी बात तो सदन में न कहते कि जो उनका विकास का इंजन है उसकी बात कर रहे हैं, 1 करोड़ किसानों को जैविक खेती में लाने की बात कर रहे हैं, जबकि उसके लिए बजट और कम कर दिया जा रहा है 25%। ऐसा विरोधाभास, यानी इस सरकार में एक हाथ क्या कर रहा है दूसरे हाथ को पता ही नहीं है, और सदन में बयानबाजी चल रही है। इससे आप समझ सकते हैं खेती कहीं प्राथमिकता पे इनके है ही नहीं। और जी। पीछे मैं बताता हूं, अगर देखिए किसी भी देश का किसी का विकास वहां के रिसर्च शोध के ऊपर डिपेंड करता है, कितने ज्यादा नए नए आप रिसर्च करते हैं। एक तरफ आप नासा की उपलब्धियों की बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, जब आप मंगल ग्रह जाने की बात करते हैं अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी ओर जो खेती, जिससे सीधे सीधे आपके देश की 70% जनता का सरोकार है, और 100% जनता के भोजन का सरोकार है, और करीब 54% लोगों के रोजगार का सरोकार है। आपके एसएमई और इंडस्ट्रियल हब, जिसे आप प्लग एंड प्ले जैसे जुमले के जरिए वो मतलब आप पीठ थपथपा रहे थे आप सदन में, प्लग एंड प्ले, तो सर ये सबका कच्चा माल 70% जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। जब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात करते हैं राय साहब, तो भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 70% तो कपास के ऊपर डिपेंड करता है, जो किसान उपजाता है आपका। तो मेरे कहने का मतलब हाथी के पाँव में सबका पाँव, और बावजूद उसके आपका बजट जो है 3 या 4% है। 54% रोजगार, 70% इंडस्ट्रियल कच्चा माल, देश के लोगों का पेट भरना, 70% जनता सीधे से जुड़ी, बावजूद यानी
बट यानी ये समझा जाए कि कृषि क्षेत्र जो है या किसान जो है वो सरकार की प्राथमिकता में नहीं आते हैं। बिल्कुल, मेरा मानना है इस तरह से तो ये देश को हम बहुत गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ, आंकड़े कह रहे हैं कि 70% जनसंख्या को आप 3% बजट दे रहे हैं, 3 या 4%। जो आंकड़े के तो मैं रख रहा हूँ। जी जी, आंकड़े आंकड़े की बात हो रही है। एक चीज और समझाएं मुझे, जब राहुल गांधी बतौर एलओपी अपना पहला भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एमएसपी का जिक्र किया। उसके बाद सरकार की तरफ से उनके कृषि मंत्री भी जो शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए। इसके अलावा पूरी भाजपा ने बाद में मोर्चा खोल दिया कि नहीं, एमएसपी दी गई है और दी गई है, फलाना ढिमका। एमएसपी पे लीगल गारंटी की मांग की बात नहीं होती है। अब एक नया टर्म आ गया है, उच्च समर्थन मूल्य। तो ये उच्च समर्थन मूल्य तो भाई दे ही रहे हैं, वो किसानों की आय कह ही रहे हैं कि भाई इससे 50% कम से कम जो है वो उनको लाभ मिल जाएगा, मार्जिन हो जाएगा। कुछ इस तरीके की बात कह रहे हैं कि लागत से कम 50% मार्जिन का वादा ये पूरा कर रहा है उच्च समर्थन मूल्य। तो अब तो आय भाई दोगुनी के आसपास तो पहुंच ही जाएगी ना इसके बाद। राय साहब, उच्च समर्थन मूल्य बोल कौन रहा है? देने वाला कहता है कि उच्च समर्थन मूल्य है। लेने वाला जिसे आप दे रहे हो, जैसे मैं कहूं कि आपके थाली में एक रोटी डालूं और मैं कहूं आपको भरपूर भोजन मैं दे रहा हूं। भाई आपके भोजन की आपकी खुराक 4 रोटी की है, 6 रोटी की, और मैं एक रोटी देके कहूं मैं उच्च समर्थन मूल्य दे रहा हूं, तो सरकार अपनी गाल गाल बजा रही है। वो मूल्य तय कौन करता है? भाई जो किसान खेती कर रहा है वही तो तय करेगा कि उसकी वास्तविक लागत क्या है, जुताई से लेके मजदूरी तक सारी चीजों को जोड़ के। भाई आप बैठे, हम तो बार बार कहते हैं किसानों को शामिल करिए सीएससीपी की बैठक में। अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है, मजदूरी दर में, अन्य लागत में, और एक एवरेज आप लागत निकालिए, उसके ऊपर 50% जोड़िए। अगर सरकार की नीयत साफ है तो क्यों नहीं बैठती किसानों के साथ? एक शख्स, ऐसे शख्स जिन्होंने कभी खेती भी नहीं की है, वो दिल्ली में बैठ के किसानों के उत्पादन का मूल्य तय करते हैं। ठीक, और आप उसे कहते हो मूल्य जो है उच्च मूल्य है। तो ये आपके बोलने से नहीं होगा, क्योंकि एमएसपी जो है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। मैं बार बार बताना चाहूंगा, ये भ्रमित करने का प्रयास है। एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है सर। उस जमाने में जी, जहां आप 25 रुपया का एक बोतल पानी पीते हो, वहां 18 20 रुपया 22 रुपया मक्के का, गेहूं का, अनाज का, इसका रेट जो है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है, वो भी आप देने को तैयार नहीं है। अधिकतम की तो बात ही छोड़िए। अपने दर्शकों की समझ को दुरुस्त करता हुआ चलूं, जो बात उच्च समर्थन मूल्य की हो रही है, जो राजाराम सर कह रहे हैं, दरअसल ये कुछ ऐसी बात हो रही है कि जो सामान जो व्यक्ति बना रहा है उसकी लागत वो तय ना करके खरीदने वाला तय कर रहा है, और वो कह रहा है कि ये इससे अधिकतम इसका मूल्य नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ वो ये भी दावा कर दे कि ये कम से कम इसके लागत का 50% ज्यादा है, यानी 1.5 गुना कीमत वो दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक खिलौना जो एक बढ़ई बना रहा है लकड़ी का, उसको खुद वो कीमत नहीं वो तय कर रहा है, उसकी कीमत हम और आप तय कर रहे हैं। यानी अगर उस खिलौने की लागत 50 रुपए हो और हम अपने हिसाब से 40 रुपए जोड़ते हों और फिर कह देते हैं कि हम इसको 60 रुपए में खरीद ले रहे हैं, कुछ उस तरीके की कहानी यहाँ हो रही है। किसानों के साथ कुछ इसी तरीके का बर्ताव फिलहाल ये उच्च समर्थन मूल्य का झुंझुना देकर के किया गया है। राजाराम सर, ये एक और चीज कही जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड को 5 नए राज्यों में लाने की, इसको भी लेकर के सरकार पीठ थपथपा रही है। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड जहां पर चल रहे हैं वहां पे कितना प्रॉफिटेबल है, और 5 राज्यों के जो जोड़ा गया है इसमें, ये क्या कोई क्रांतिकारी कदम है सरकार की तरफ से उठाया हुआ? राय साहब, मैं एक चीज बताऊं कि किसान जो है कर्ज के मकड़ जाल में उलझा हुआ है। प्रेमचंद की एक लाइन थी कि भारत का किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जिंदा रहता है, कर्ज में मर जाता है। अब कमोबेश कोऑपरेटिव लोन की ही हालत थी। अब अब हम खेती के विकास के नाम पे हम कहते हैं कि 3 लाख से इसकी सीमा 5 लाख कर दी जाएगी। तो क्या 5 लाख कर्ज लेने से उसका मुनाफा 5 बढ़ जाएगा? सवाल ये उठता है। मेरे कहने का बार बार तात्पर्य यह है कि न तो कर्ज की मैं बात करता हूं, न कर्ज माफी की बात करता हूं। कर्ज माफी की जरूरत ही किसान को क्यों पड़े? जैसे आज चर्चा हो रही है एक फिगर की, 1,52,000 करोड़। किसानों के अलावा बाकी जनता को और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि 1,52,000 करोड़ सरकार किसानों को ले जाके घर में दे देने वाली है।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी इसमें योजनाएं हैं और सरकार के उसमें व्यापारी हैं, इनके थ्रू रूटेड हो रहे हैं, और अब पूरा पैसा किसके जेब में जाएगा, किसान तक कितना पहुंचेगा, एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मैं सरकार के आंकड़े ही हमेशा कोट करता हूं। सरकार की एक कमेटी, शांता कुमार कमेटी, जब एफसीआई का पुनर्गठन होना था, उस समय जांच करके एक रिपोर्ट आई थी कि सरकारें जो है केवल 5 से 6% ही किसानों का उत्पादन खरीद पा रही हैं, और 94% के आसपास न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे बिक रहा है, जिसके कारण देश के किसानों को विगत 10 वर्षों में 45 लाख करोड़ का घाटा हुआ। तो हमने निकाला, ये जिस समय रिपोर्ट आई थी उसके बाद वर्तमान में लगभग 5 से 7 लाख करोड़ का किसानों का घाटा केवल इसलिए हो रहा है कि क्योंकि उसको वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और वाजिब मूल्य कैसे नहीं मिल पा रहा है, बस एक लाइन में आगे स्पष्ट करूंगा। तो वाजिब मूल्य नहीं मिल पाने के कारण जिस व्यक्ति का 5 लाख करोड़ नुकसान हो रहा है, उसे सरकार खाद की सब्सिडी, बीज की सब्सिडी, बीमा की छूट, सारे छूट, किसान सम्मान निधि, पेंशन निधि सब मिला के कितना दे रही है? 1,52,000 करोड़। यानी 3.5 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ हमारा घाटा है। यही घाटा तो हम नहीं उठा पा रहे हैं, इसी कारण तो हम डिफाल्टर हो रहे हैं, इसी कारण तो मुझे एक सुसाइड कर चीज रहा है और बताएं, किसान। जी। मुझे एक चीज और बताएं सर, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज है, जो ये बात करते हैं 4% और क्या, वो ब्याज अगर किसान चूकता है तो चक्रवृद्धि ब्याज है उस पर? देखिए, तिमाही ब्याज लगता है कोऑपरेटिव में, और बैंक जो है, व्यावसायिक संस्थाएं जो हैं, ब्याज वसूलने में कतई कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। जून महीने में ऐसा प्रेशर डालती हैं कि आपका खाता एनपीए हो जाएगा, जो जी। किस्त पटाने की तारीख में। तो औने पौने बेचना पड़ता है किसान को अपना, रेट गिरा नहीं, हुआ हो। वो तो अलग ही चीज हो गई। जो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात कर ले, मैं दर्शकों की जानकारी दुरुस्त कर दूं थोड़ी सी, फिर एक बार कुछ चीजों को ताजा कर दूं। जब दर्शकों को बहुत सारी चीजें याद रहती है, लेकिन एक और याद ताजा करा दूं। दरअसल होता क्या है, किसान जो कर्ज लेता है, जब मौसम की मार होती है तो फसल खत्म हो जाती है, फिर वो कर्ज चुका नहीं पाता है। उसके बाद ये कर्ज जो है वो बढ़ता चला जाता है। फिर होता क्या है, कारपोरेट के हजारों करोड़ के कर्जे जो है धीरे से माफ कर दिए जाते हैं। ऐसे माहौल में माफ किए जाते हैं जब चर्चा भी ना हो पाए उसकी। लेकिन वहीं किसानों के कर्ज का मुद्दा जो है वो चुनावी मुद्दा बनता है। उसके लिए वादों की झड़ी लगाई जाती है, फिर उसके बाद उनके साथ छलावा किया जाता है। वादों की झड़ी के हिसाब से किसान प्रलोभित होकर के वोट करता है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रलोभित होकर के वोट करता है, और उसके बाद उसी का तमाशा बनाया जाता है। किस तरीके से किसान का 10 रुपए, 20 रुपए, 350 रुपए का कर्ज माफ करने के लिए सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं उन भव्य आयोजनों और भव्य स्टेजों पर, जिसको आयोजित करने में कई करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, और उस पूरे क्षेत्र के किसान के कर्ज माफी में कुछ लाख रुपए लगते हैं। यानी ये कि अगर एक आयोजन किए बिना हम उस पूरे क्षेत्र के किसानों के कर्ज माफी करने के बाद भी बहुत सारा पैसा बचा करके किसानों के हित में खर्च कर सकते हैं, ये उसकी हकीकत है, जो बार बार हर बार छुपाई जाती है सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी लाभ के लिए। राजाराम सर, एक चीज चलते चलते मैं अंत में और समझना चाहता हूं कि ये जो परेशानियां हैं किसानों की, वो लगातार हैं। हर बार ऐसी इस तरीके की होती है, पिछले सरकारों में भी होती रही होंगी। वर्तमान सत्ता की ये स्थिति है, आज किसान सड़कों पर हैं, उसके बावजूद भी सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। क्या वजह देखते हैं आप इसके? मैं ये पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूँ इस वजह से कि किसानों को लेकर के बार बार तमाम तरीके की चर्चाएं होती हैं। आपने अभी जिक्र भी किया कि भाई किसान इस बार उसने कुछ जवाब दिया, लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं होती हैं, जितने वक्तव्य होते हैं, भाषण होते हैं, सियासी रैलियों में जितनी बातें किसानों को लेकर के की जाती हैं, उसके बावजूद भी आखिर किसान क्यों किसान बाहुल एरिया में भी अपने विरोध में काम कर रहे राजनीतिक दलों को वोट करता है, क्यों उनके साथ जुड़ता है, क्यों खुल करके विरोध करके और उन्हें सत्ता से हटाने का काम नहीं कर पाता है? क्या मजबूरियां दिखती हैं? राय साहब, क्या है, एक कहावत थी कि कुल्हाड़ी के मुठ पे अगर लकड़ी का बेट न होता तो जंगल न कटती। तो मेरा मानना है ये जो हमारे किसान नेता हैं, ज्यादातर किसी न किसी पार्टी के, किसी न किसी नेता के उपग्रह होते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। और यही कारण है कि हमारे किसानों में किसानों के मुद्दे पे वोट नहीं होता। यही वो लोग हैं, यही वो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, यही ओपिनियन लीडर्स हैं
जो कि प्रायः जो किसानों के मुद्दे पे जब वोट की बात आती है, तो उस समय एक जात पे, पात पे, धर्म पे, क्षेत्र पे, अपने नेता के पक्ष में, ये जो है वोट को सील करते हैं। सबसे बड़े बाधक जो है स्वार्थी किसान नेता जो है, मैं उन्हें ही मानता हूँ, वरना किसानों के मुद्दे पे अगर वोट हो, एमएसपी के मुद्दे पे वोट हो, राय साहब कौन ऐसा किसान होगा जो अपने खून पसीने की वाजिब कीमत नहीं चाहता होगा? कौन चाहता है कि कर्जे के लिए बैंक का दरवाजा खटखटाए और बैंक का अधिकारी गाहे बगाहे दिन रात आके उसे कहे, आप तो केवल वाजिब कीमत दे दो। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, मेरे पिताजी शिक्षक थे 1970 के दशक में, और हमारे यहाँ घर में खेती भी होती थी, हम खेती भी करते थे। तो पिताजी की जो तनख्वाह लगभग 300 रुपए थी, उस 300 रुपए में लगभग 2 बोरा चावल वो खरीद पाते थे, लगभग 2 बोरा चावल खरीद पाते थे। और जबकि हम जो खेती करते थे उसमें करीब 150 बोरा, 200 बोरा चावल हम पैदा करते थे। तो पिताजी की तनख्वाह जो थी एक तरह से पॉकेट मनी टाइप की थी। आज स्थिति ये उल्टा है कि आज मेरे 2 भाई हैं जो शिक्षक हैं, और उनकी तनख्वाह लगभग 70-80 हज़ार है, और आज वो कम से कम 20-20, 25-25 क्विंटल चावल उसी तनख्वाह में खरीद सकते हैं। पिताजी भी वही पढ़ाते थे, वही काम करते थे, मेरा भाई भी वही करता है। लेकिन तब की तनख्वाह जो है, आप समझिए शेष समाज कहाँ खड़ा है। शेष समाज 25 गुना आगे निकल गया, और धान उगाने वाले हम जो हैं 25 गुना नीचे चले गए। इकोनॉमी को इस ढंग से समझिए। यही कारण है कि हम सुसाइड कर रहे हैं, यही कारण है कि हमें कर्जे की बात की जाती है। मैं आज भी कहता हूँ, वाजिब लागत पे अगर आप वाजिब मूल्य पे, एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी अगर किसानों को दिलाएंगे, तो 5 साल बाद किसान आपकी सारी सब्सिडी हाथ जोड़ेगा। 1 रुपया नहीं चाहिए आपका, न सम्मान चाहिए, न सम्मान निधि चाहिए, ना आपका कोई कुछ और चाहिए, और ना, मैं तो कहूंगा बजट में किसान उल्टा कंट्रीब्यूट करेगा। बड़े किसान आपको अलग से टैक्स में मदद करेंगे, जैसे अमेरिका में होता है। अगर कोई सफल किसान होगा तो स्वेच्छा से वॉलेंटरी गवर्नमेंट के फंड में पैसा डालेगा। लेकिन आप उस काबिल तो बनाओ। आप तो कहते हो 5 लाख का हम 10 लाख कर देंगे, कर्जा लिमिट 18 लाख कर देंगे। कर्जे के जाल से निकलने का अवसर तो दो जी। निश्चित तौर पे सरकारों को इस बात पे विचार करना होगा कि किसानों को कर्ज नहीं, उनके लिए उचित संसाधन के साथ साथ उनकी उगाई हुई जो फसलें हैं, उनकी जो मेहनत है, उसका सम्मान करते हुए उन्हें उचित मूल्य दें। उनका जो स्वाभिमान और सम्मान है, उसको बचाने की तरफ अग्रसर हों, बजाय उनके साथ सियासत करने के। क्योंकि मेरा बहुत साफ मानना है कि जिस दिन किसान सियासत पर उतारू हो गया, उस दिन सदन और सड़क दोनों खाली हो जाएंगे, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजाराम सर इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। और सर अगर बजट इजाजत की देंगे तो एक चीज जोड़ूंगा, जी एक जी चीज जोड़ूंगा कि यह जो कृषि विकास का रोड मैप जो इनका सर्वेक्षण आया था, उसमें वी अनंत मूर्ति जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है जो मुझे भी पसंद आई। और सरकार को उन्होंने चेताया है कि कृषि क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाना बेहद जरूरी है। और हमारे देश में हालत ऐसा है कि कोई भी व्यापारी, कोई भी कंपनी खेती में चौधरी डालना नहीं चाहती। घाटे के सौदे में कौन डालेगा? लगातार यही हालत है। यही कारण है कि खेती में पूंजी निवेश नहीं हो रहा है, दीर्घकालिक सिंचाई योजनाएं नहीं आ रही है। ये बजट उठा के देख लीजिए, एक भी सिंचाई योजना है यहाँ पे? कोई सिंचाई योजना नहीं। हमारी एक भी कोई किस्म ऐसी है जो विदेशों में बड़ी लोकप्रिय हो? कोई नई किस्में हम नहीं दे पा रहे किसानों को, कोई नया शोध नहीं हो पा रहा है। मेरा मानना है जब तक इन चीजों में पूंजी निवेश नहीं होगा, तब तक खेती की दफा नहीं बदलेगी। अब जो है आमूल चूल परिवर्तन की राह खेती देख रहा है सर। और वरना राय साहब आपने जो भविष्यवाणी की, किसान को अगर लगेगा ये नुमाइंदे आज तक हमारे लिए कुछ नहीं करते गाल बजाने के अलावा, जब बजट आता है तो हमें ठेंगा दिखाते हैं, जैसे इस बार दिखाया है। इस बजट में ये सरकार चाहती तो किसानों की नाराजगी को थोड़ा कम कर सकती थी, कड़वाहट को थोड़ा कम कर सकती थी, हमारी तकलीफों को कम कर सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य से किसान का जिक्र तो बजट में 1000 बार होता है, भाषण में लाख बार होता है, लेकिन पैसे देने की जब बारी आती है तो ये धन्ना फेटों के साथ खड़े हो जाते हैं, किसान के पक्ष में ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है, मेरी पीढ़ी का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से राजनीति में किसान जो है सक्रिय भाग लेंगे और अपना हिस्सा इनसे गला दबा के लेंगे, आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।